हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी 102 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आप कंफर्टेबली एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पेपर आपका पूरा बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे, तो ये क्वेश्चन आना बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। ऑलराइट, देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना हमारे देश का एक तरह सबसे सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है। मतलब सबसे बड़ा कानून है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, सब कुछ जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लॉ से भी बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसे 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला था। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि अप्लाई करा गया था पूरी दुनिया में। 26 जनवरी 1950 आपको पता है, इस डेट को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जिन लोगों ने, पूरी कमेटी थी जिनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनके जो सुप्रीम हेड थे वो थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है जस्टिस, ऑलराइट, सबको न्याय देना, लिबर्टी, फ्रीडम देना, इक्वालिटी, इक्वल रखना, और फ्रेटर्निटी यानी कि लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। इसको प्रमोट करना, इन चारों चीज़ों को। अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। तो सबसे पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखोगे तो वो बहुत थिक होती है, क्योंकि ये सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ऑलराइट, जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे जब ये बना था 1950 1949 में जब ये बना था, ठीक है। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इसमें 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ओके। इसमें हमें ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ फीचर्स जो हैं लिए गए थे, लेकिन उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मॉडिफाई करा गया था, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ऑलराइट, दूसरा आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायर्स। इंडिया में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड की गई है, और इस डिवीजन के लिए ना 3 लिस्ट दी गई है। वो 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम सेंटर को ज़्यादा पावर मिलती है, इसलिए जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप थोड़े खराब रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इंडिया को फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है। ऑलराइट, ठीक है, बायस्ड, और वो सेंटर की तरफ थोड़ा बायस्ड है, ओके। फिर हम आते हैं थर्ड फीचर पे, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल को फॉलो किया था इसमें। यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन असली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। यानी कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक हेड है, मोहर लगाता है वो, ऑलराइट। लेकिन उसको कैसे लॉ को एग्जीक्यूट करना है, कैसे वो काम आना चाहिए, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा यानी कि पीपल ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पीपल, ऑलराइट, ये पता होना चाहिए आपको। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ओके। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, याद रखना, पार्ट 3 में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हम लोगों को। इसमें राइट्स क्या क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट सिटीजन की फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये राइट्स हमारे लिए हैं, ऑलराइट। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं कि वेलफेयर स्टेट कैसे बनाई जाती है।
बेसिकली कि स्टेट्स में सोशल जस्टिस मेंटेन करना, इकोनॉमिक जस्टिस, बेटर लिविंग कंडीशन, ये सब, ठीक है। कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाते वक्त इनको फॉलो करना होता है। यानी कि अगर आपको अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं मिल रही तो आप जाके इसमें कोर्ट में लड़ नहीं सकते इस बात पे, क्योंकि ये एनफोर्स करना कोर्ट का काम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके राइट्स हैं। तो जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है इन सबको सोच के बनाई है, ओके। फिर आता है सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है। हर सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है, ठीक है। सेक्युलर, याद रखना, सेक्युलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू प्रियम्बल में भी ऐड किया गया था, ओके। यहाँ पे हमारे देश में कोई भी रिलीजन एक मतलब ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये हमारे देश का रिलीजन है, ओके। सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, बीट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, कुछ भी, ओके। सबको फ्रीडम है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, अपनी जो भी उनकी फेस्टिवल है उनको फ्रीडम है सेलिब्रेट करने का, कोई भी किसी की चीज में नहीं बोल सकता, ओके। और आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आई होप आप लोग ये सबसे ज्यादा अपने दिमाग में रखोगे, ओके। फिर हम आते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी इस पर हुक्म नहीं चला सकता। इसका हेड जो है सुप्रीम कोर्ट है, हमें पता है। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना और फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करना, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो फॉलो हो रहा है, ये जुडिशरी देखेगी। और अगर किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ये भी जुडिशरी देखेगी, ओके। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कैंसिल भी कर सकता है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी लॉ को ना हम हटा नहीं सकते, कंप्लीटली उसे हटा नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन में से इसे हटा दो। हम उसे अमेंड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें, लेकिन कंप्लीटली हटा नहीं कर सकते, हटा सकते। और ये जो काम होता है ये भी सिर्फ जुडिशरी कर सकती है, ओके। फिर आते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर सिटीजन को वोट करने का हक है, 18 ईयर्स एंड अबव वाले को, चाहे उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता, सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब आप सिर्फ इंडिया सिटीजन होते हो। अमेरिका जैसी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप भी होती है, लेकिन ऐसे जो है इंडिया में नहीं है, इंडिया में सिंगल है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजन भी दिए गए हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब कोई भी आपदा वगैरह आती है तो ये होता है। प्रेसिडेंट्स रूल होता है जब सेंटर स्टेट जो है कॉमन डिसीजन में नहीं आ पा रहे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब स्टेट के पास फंड खत्म होगा और वो कुछ नहीं कर पा रहे, ओके। यही सब था जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 10 फीचर्स पढ़े हैं। देखो, 10 के 10 ना लिख कर आओ चलेगा, 7 लिखो, 6-7 लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे ही फीचर्स याद करने हैं, जो तुम्हें फीचर्स याद है उसी पे ज़्यादा ध्यान देना, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी, एंड कंपेयर देम विद फंडामेंटल राइट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखना है हमें बेसिकली, ओके। देखो, बेसिक जो फंडा है वो समझ लो। फंडामेंटल राइट्स जो है ना सिटीजन के राइट्स हैं, हमारे राइट्स हैं, ओके। वही डीपीएसपी जो है गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, उनके गोल्स हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी मतलब जो भी डीपीएसपी के अंडर लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर कंपैरिजन पूछा जाता है तो इसलिए दोनों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं डीपीएसपी क्या होता है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, ठीक है। पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ओके। ये आइडिया जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, आयरलैंड वाली, ओके। इनका मेन एम है इंडिया में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और एक वेलफेयर स्टेट बनाना। अब देखो, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है किसी गवर्नमेंट जो लोगों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर का ध्यान रखे, ओके। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीपीएसपी को आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज बनाते वक्त इन्हें फॉलो करना ही पड़ता है, ओके। अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें तो सबसे पहले नॉन जस्टिसेबल, मैंने भी बताया आपको, ठीक है, कि कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट किसी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो सिटीजन कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये प्रिंसिपल देश की गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को इन्हें फॉलो करना ही होता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती।
ओके। इनका एम होता है स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, हमने देख लिया, ठीक है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, पॉजिटिव ड्यूटीज हैं ये गवर्नमेंट की जो उन्हें करनी पड़ती हैं, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफाइड कैसे हैं ये। डीपीएसपी को जनरली जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इनका पर्पस होता है बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41 एंड 43A। सारे आर्टिकल नहीं समझने आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या बोला गया, ये आपको याद रखना है कि ये 5 आर्टिकल हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल वाले। इनमें फोकस जो है विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज और वीकर जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उन पे ध्यान दिया गया है। इसमें भी 5 आर्टिकल आ जाते हैं, 40, 43, 46, 47 एंड 48, ओके। फिर आता है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इनमें आपके शामिल होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब। इसमें भी आके 5 आर्टिकल आ जाते हैं, 44, 45, 48A, 49 एंड 50, ओके। इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी देख लें जो इंपॉर्टेंट है इनमें से आर्टिकल्स। 39A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब गरीब लोगों को भी लीगल हेल्प मिलनी चाहिए अगर वो किसी चीज़ में फंस जाएं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। आर्टिकल 45 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि बच्चे को पैदा करके अ, उसको पालना पोसना और उसके एजुकेशन का ध्यान रखना। और आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स यानी कि अल्कोहल वगैरह को कम सर्व करना, ओके। अब देखो हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का एक कंपैरिजन देखें तो मैं आपको डीपीएसपी ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फंडामेंटल राइट्स में आप ध्यान रखो कि एक तो ये सिटीजन के राइट्स हैं, इनको कोर्ट्स में एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं ये, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को और बेटर बनाते हैं और लीगली बाइंडेड है, यानी कि मैंने बताया ना लीगली एनफोर्सेबल है, लॉ में आप जा सकते हो कोर्ट में इसके लिए, ओके। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? देखो बहुत लोगों को लगता है दोनों ऑपोजिट हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे को, जैसे कि एक ही बॉडी के एक दो लेफ्ट राइट हैंड है, ओके। डीपीएसपी ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जहां पे सिटीजन सच में उन फ्रीडम का बेनिफिट उठा सके जो उन्हें मिल रही है, ठीक है। आपको फ्रीडम मिल गई है, क्या आपको पता है कि आपको राइट टू एजुकेशन है, ओके, आपका राइट है वो। लेकिन गवर्नमेंट अगर स्कूल ही नहीं बना रही तो आपका वो राइट का कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे गिना जाता है, ओके। ध्यान रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए। केशव नंदा भारती केस, ठीक है, और ये माइनरवा मिल्स केस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केशव नंदा भारती केस जो था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, जो मैंने आपको भी बताया था, ओके। फिर आता है आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच बैलेंस बहुत जरूरी है, दोनों मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को कंप्लीट करते हैं। तो ये बात हुई थी दोनों केसेस में, ऑलराइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पे बहुत हमने बात करी है। देखो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो किस में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ओके। इनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि सिटीजन्स को फ्रीडम देना और गवर्नमेंट की आर्बिट्री या अनफेयर एक्शन से प्रोटेक्ट करना। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन लेती है तो हमें अपने राइट्स को हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट्स हमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप जा सकते हो इसमें कोर्ट के लिए, मतलब अगर आपका कोई वायलेट हो रहा है राइट तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर हम ओरिजिनली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कितने, 7 थे, ठीक है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ध्यान रखना, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, ऑलराइट। अब इसको किस में डाला गया है, आर्टिकल 300A में, ओके। अब देखो क्या आर्टिकल्स आते हैं, सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 है ये, ठीक है। ये राइट इंश्योर करता है कि सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, ओके। गरीब अमीर, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, डजेंट मैटर, लॉ की नजरों में सब इक्वल है, ओके।
क्या क्या आते हैं इसमें? आर्टिकल 14 आता है जिसमें लिखा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सब कानून सबके लिए सेम है, ठीक है। आर्टिकल 15 में भी यही बोला गया है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमने पढ़ा हुआ है। अनटचेबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी कास्ट को बहुत नीचे डाल देते हैं, किसको तो हाथ नहीं लगाना, ऐसे वाला, ठीक है। और इसमें आता है आर्टिकल 18, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि जैसे किंग क्वीन वाले टाइटल थे, ये किसी को नहीं मिल सकते, सिर्फ मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, सीए, मेजर, ये सब, ओके। अब हम आते हैं अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट, दैट इज राइट टू फ्रीडम, ओके। राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ये सिटीजन को कुछ बेसिक फ्रीडम देता है जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। जो आर्टिकल 19 है उसके अंडर सिटीजन को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी बात रखने का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ऑलराइट, हमें भी पता है इसमें से कितने फ्रीडम हम फॉलो कर पाते हैं और कितने नहीं, ओके। इसके अलावा आपको और सारे आर्टिकल भी पता होने चाहिए, आर्टिकल 20, 21, 22, ठीक है। आर्टिकल 20 में बेसिकली क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन होता है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 22 में आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। तभी देखो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका फेस जो है हाइड करा जाता है, क्योंकि उनके है क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन, तो इसलिए उनको फेस उनका शो नहीं कर सकते पब्लिकली। ऑलराइट, फिर आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24, ओके। आर्टिकल 23 के तहत हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करते हैं। वहीं आर्टिकल 24 के तहत हम लोग 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, माइन या फिर किसी भी हजार्डस जॉब में काम नहीं करवा सकते, ओके। फिर आता है आपका राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। देखो हमें पता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए हर सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है, ठीक है। इस राइट के अंडर हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, यानी कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, सोच। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन, यानी कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, ओके। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से भी प्रोटेक्शन मिलता है हमें, ओके। तो इजी लाइन में आप अपना रिलीजन चूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, ओके। फिर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट्स मेनली माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 में अगर हम देखें तो होता है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट। वहीं आर्टिकल 30 में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओके। फिर आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट माना जाता है। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा था, ओके। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 टाइप्स के रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। क्या होते हैं 5 टाइप के, वो पता होने चाहिए रिट्स। सबसे पहला है हेबियस कोर्पस। देखो, इलीगल डिटेक्शन, यानी कि अगर आपको किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, इलीगली डिटेंट कर लिया, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है मैंडेमस, पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर, ऑलराइट। फिर आता है आपका सर्टियोरी, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करना। फिर आता है प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट को केस कंटिन्यू करने से रोकना। और फिर आता है को वोरेंटो, पूछने की किसी पर्सन को ऑफिस होल्ड करने का अथॉरिटी किस बेसिस पर है, ठीक है, आप पूछ सकते हो ये चीज। तो यही थे, ध्यान रखना, ये सब काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारा कुछ हमने पढ़ा है इसमें। इन आर्टिकल्स को आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको याद रहेगा, ऐसे तो याद नहीं रहेगा, ऑलराइट। आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं अगर हम देखें तो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे टोटल 14 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, ओके। रिवीजन मैंने आपको चेकलिस्ट भी दी है लास्ट में, जिसमें जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो सब लिखे हुए हैं, कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब, ओके। ये पीडीएफ आप मेरे से परचेज कर सकते हो, नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो, और ये पीडीएफ आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए परचेज कर सकते हो, ऑलराइट।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। थैंक यू सो मच।